हेलो बच्चों, तो आज अपन लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर का नाम है साहब मैग्नेटिज्म। ठीक है, सीक्वेंस ये चलता है कि कई बार हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद में मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, बट मेरे हिसाब से पहले मैग्नेटिज्म को पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नॉलेज होगी तो हम एक करंट को फ्लो करेंगे किसी कंडक्टर में और उसकी वजह से एक फील्ड को देखेंगे और वो फील्ड हमें पता लगता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो डेफिनेटली पहले पता होना चाहिए किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में। क्या होता है साहब, मैग्नेट और मैग्नेट के बारे में पता था हमें आज से हज़ारों साल पहले, मतलब हज़ारों साल पहले बिफोर क्राइस्ट हमें ये बात पता थी कि साहब मैग्नेट नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है। और कहाँ मिला था मैग्नेट, कहाँ था, आओ जी थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या था साहब, एक आपका जगह है, एक गाँव है, उसका नाम है मैग्नीशिया। ठीक है, जो कि आजकल टर्की का एक पार्ट है, अब उसका नाम चेंज होकर बन चुका है मनीषा। तो वो जो मैग्नीशिया गांव था वहाँ पर कुछ ऐसे स्टोन, कुछ ऐसे चट्टानें, ब्लैक रॉक्स मिलती थी, है ना, जिनके अंदर मेनली जो थी वो ओर थी और उसमें था Fe3O4। ठीक है, ये Fe3O4 से बनी हुई ये जो रॉक्स थी, इन रॉक्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी थी कि अगर इनको इनके सेंटर ऑफ मास से हैंग किया जाए और फ्रीली इनको छोड़ दिया जाए रोटेट होने के लिए, तो ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहलाती है, उसमें जाकर ये हमेशा रुका करती थी। ठीक है, और इस चट्टान के अंदर एक बात थी कि ये कुछ चीज़ों को, यानी लोहे या लोहे जैसी बनी हुई चीज़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट किया करती थी। तो इसकी ये जो बात थी, इससे हम लोग काफ़ी अट्रैक्ट हुए, हमारे पूर्वज बहुत अट्रैक्ट हुए कि एक तो इसको फ्रीली हैंग करने पर अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर इसके रुकने की जो प्रवृत्ति थी। उस समय पुराने टाइम में जो लोग बाग हुआ करते थे, जब एक जगह से दूसरी जगह तक जो बिजनेस किया करते थे, व्यापार किया करते थे, एक देश से दूसरे देश में मूव किया करते थे, वो डायरेक्शन को मालूम करने के लिए पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता था, कोई अपने साइन बोर्ड जैसे अभी लगे होते हैं, ऐसे कोई साइन बोर्ड तो होते नहीं थे। तो वो लोग क्या करते थे कि साहब इस पत्थर को लगाते थे और उनके पूर्वज उनको बता दिया करते थे कि भाई आप जब यहाँ ये पत्थर जिस डायरेक्शन में रुकेगा, उस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको फलाना कंट्री मिलने वाला है जहां पर ये चीज़ होने वाली है, और इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इधर की तरफ जाओगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा रेगिस्तान मिलने वाला है, आप भूलकर भी वहाँ मत जाना। मतलब इस तरह की बातें बताया करते थे। लेकिन ये जो अपना जो ब्लैक स्टोन था, जो आपके पास ये जिसमें हम लोगों ने जो काला पत्थर, जो कि आपके पास लीडिंग स्टोन कहलाया आगे जाके अपनी डायरेक्शन को बताने की इस विशेष प्रवृत्ति के कारण। ठीक है, इसमें इसकी जो ये मैग्नेटिज्म वाली जो प्रॉपर्टी थी ये बहुत कमज़ोर थी, और इसके अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ में या इसके गिर जाने पर या टूट फूट जाने पर इसके अंदर वो जो डायरेक्शन बताने वाली जो प्रवृत्ति थी, आगे जाके पता लगेगा कि क्यों ऐसा हुआ, कि उनके अंदर वो जो नेचर होती थी जिसके कारण वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर रुकता था, वो नेचर उसकी ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, अब मान लो मैंने ये पत्थर है, मैं इस पर एक अपना विश्वास करके बैठा हुआ हूँ कि साहब ये बिल्कुल वो ब्लैक स्टोन जो अपना था वो वैसा का वैसा है, ये उस तरह का एक स्टोन है, और इसको मैंने यहाँ से हैंग किया और ये इस डायरेक्शन में फलानी कंट्री मिलेगी। बट इसके टूट फूट जाने से, इसको गर्म हो जाने की वजह से इसके अंदर मान लो वो वाली प्रवृत्ति इसकी खत्म हो गई, जो इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी डायरेक्शन बताने वाली, अब वो खत्म हो गई और ये जाके यो रुक गया। अब मुझे जाना तो इस डायरेक्शन में था और मुझे ये पत्थर मान लो बाई चांस ये यूँ रुक गया, तो अब हमारे जो पूर्वज थे वो इस इलाके में चले गए। अब पुराने टाइम में दूर दूर तक बस्तियां नहीं हुआ करती थी, तो या तो रेगिस्तान मिल गए, बड़े बड़े जंगल मिल गए, या फिर आपके पास चोर डाकू मिल गए। तो वो जिस काफिले को व्यापार करने के लिए इस इलाके में जाना था, वो इस प्रॉब्लम की वजह से इस इलाके में चला जाता था। ठीक है, तो वो जो तकलीफ़ें होती थी उनके कारण लोगों को ये लगा कि यार हमें कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम इसके अंदर जो नेचर थी वो नेचर को, जो कि विशेष डायरेक्शन में इसका रुकना, लोहे या लोहे जैसी चीज़ों को अपनी तरफ अटैक करने वाली जो चीज़ थी, उसको हम इतना बढ़ा लें कि कुछ भी हो जाए बट ये फिर भी अपनी उस प्रवृत्ति को ना छोड़े। तो यहीं से रास्ता बना किसके लिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट के लिए। और मैग्नेट किसे कहते हैं साहब, मैग्नेट दो चीज़ें जिसमें हो उसको आप लोग मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट नाम कहाँ से पड़ा, कहाँ मिला था ये ब्लैक स्टोन, तो ये मिला था मैग्नीशिया, मैग्नीशिया से इसका नाम पड़ा मैग्नेट।
और ये जो आपका साइंटिस्ट था लुक्रेटियस एक नाम था, है ना, उस आदमी ने इसका नाम सबसे पहले यूज़ किया मैग्नेट जहाँ ये मिला है उसके बेस पे। तो ये बनता है सब अपने पास में मैग्नेट का इतिहास। अब वो जो पुराना वाला मैग्नेट था जो आपका ब्लैक स्टोन था, उसकी एक जो उसका शेप होता था, भाई स्टोन का शेप तो कैसा भी हो सकता है, तो उसके विचित्र आकृतियाँ स्पेशल उसके जो थे वो शेप होने की वजह से और उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो बहुत कमज़ोर होने की वजह से हमने अब नीड फील करी कि हमें मिलना चाहिए क्या चीज़, कि एक ऐसा मैग्नेट जो कि विश्वसनीय हो और मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी से भरा हुआ हो। तो आजकल हम लोग जो मैग्नेट बनाते हैं, एक बनाते हैं बार मैग्नेट। ये सारे मैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं वो आपको मिलेंगे। जो आपका नेचुरल मैग्नेट था, जब आप उसको रब करोगे इनके साथ में, तो रब करते 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 इनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती थी और ये एक बार मैग्नेट कहलाता था। उसके अंदर यहाँ एक एस पोल होता है। क्या होता है एस पोल एन पोल, बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इस तरह से कुछ आपका यू शेप्ड आपका मैग्नेट बनाया जाता था इस तरह से, ये और इसी के बाद में एक मैग्नेटिक नीडल बनाई गई जिसे कंपास नीडल कहा जाता है। ये इस तरह से, इसमें ये एस और ये एन, ये इस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये जो मैग्नेट हैं, ये मैग्नेट रिप्लेस कर पाए पूरी तरह से किसको, उस ब्लैक स्टोन को, उस Fe3O4 जो नेचुरली हमें मिलता था, ठीक है, हमने उनको रिप्लेस कर दिया। हमारे सिलेबस में मैक्सिममली जो है वो है बार मैग्नेट की स्टडी, यानी हम पढ़ने वाले हैं किसको, बार मैग्नेट को। बट फिलहाल बात करते हैं कि मैग्नेट कहते किसे हैं। तो सब मैग्नेट क्या होता है इसके बारे में आप जान लो। देखो सब, हर वो चीज़ मैग्नेट कहलाएगी जिसमें एक बात हो, एक खास बात हो। क्या खास बात हो सब, लोहा, कोबाल्ट, निकल, ऐसी चीज़ों को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो उसे हम लोग मैग्नेट कहेंगे। नंबर दो बात ये कि जिसको अपने सेंटर ऑफ मास से आप उसको हैंग करें और उसको रोटेट होने के लिए फ्री छोड़ दें, और जब आप उसको रोटेट होने के लिए फ्री छोड़ देते हैं तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर रुकता है। तो वो जो हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर रुकेगा वो डायरेक्शन आपकी होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ की तरफ जाके रुका उसे हम लोग नॉर्थ पोल कह देते हैं मैग्नेट का, और जो एंड मैग्नेट का, बार मैग्नेट की बात कर लेते हैं, तो जो एंड साउथ डायरेक्शन में जाके रुकता है उसे अपन लोग बोलते हैं साउथ पोल। अब ये पोल क्या बला है, ऐसा पोल किसे कहते हैं। देखो क्या हुआ कि अपन एक बार मैग्नेट लिया और उसको एक ऐसे बर्तन में जिसमें बहुत सारी आयरन डस्ट रखी हुई है, ठीक है। अब आयरन डस्ट रखी हुई है, मैंने उस मैग्नेट को उसके अंदर गिरा दिया। अब मैग्नेट साहब उसके अंदर गिर गया। अब जब मैग्नेट को मैंने बाहर उठाया तो वो उसने अपने साथ बहुत सारी लोहे का वो जो बुरादा था वो हमने देखा उस पर चिपका हुआ था। अब वो कैसी पोजीशन में था, अगर आप यहां देखें, ये बार मैग्नेट, इसको मैंने एक ऐसे बर्तन में, है ना, गिरा के हिला दिया, ठीक है, जिसमें आयरन डस्ट मतलब लोहे का बुरादा भरा हुआ था। अब मैं क्या देखता हूं कि इसके अंदर वो जो लोहे का बुरादा है वो चिपका, और सबसे ज़्यादा जो लोहे के बुरादा था, वो जो आयरन डस्ट थी, वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ चिपकी हुई मिली जब मैंने इस बार मैग्नेट को उस बर्तन से बाहर निकाला। तो यहाँ सबसे ज़्यादा था, यहाँ ऑलमोस्ट नहीं था, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ये आयरन डस्ट मुझे मिलता है। अच्छा, जितनी आयरन डस्ट उधर चिपकी हुई मिली उतनी ही लगभग मुझे इधर मिल रही है। यहाँ उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है। तो हमने पाया कि यहाँ अट्रैक्शन, लोहे को अट्रैक्शन करने की पावर यहाँ सबसे ज़्यादा है और यहाँ सबसे ज़्यादा है। ये जो दो अपने पॉइंट बनाए हैं, बेसिकली ये पॉइंट नहीं होते हैं, ये बहुत माइक्रो प्लेस होता है, बहुत छोटा सा प्लेस होता है जो पॉइंट की तरह माना जाता है। इसको सबसे पहले इस चीज़ को देखकर साइंटिस्ट जिसका नाम था पियरे डी मैरिकोट, उसने एक वर्ड यूज़ किया इनके लिए, पोल, और वही वर्ड आज भी हम यूज़ करते हैं। ये जहां लोहे का बुरादा सबसे ज़्यादा चिपका, इन्हें कहा जाता है सब मैग्नेट के पोल्स। और उसने किसी भी तरह का, चाहे नेचुरल मैग्नेट लाया वो, चाहे वो आर्टिफिशियल मैग्नेट लाया, उसने देखा कि किसी भी मैग्नेट के अंदर अगर वो मैग्नेट है तो उसके अंदर दो पोल मिल रहे हैं। ये एक अलग बात है, फ्यूचर में हमें आने वाले टाइम पर पता लग रहा है कि हमने एक ऐसा भी मैग्नेट है हमारे पास में जिसके अंदर 3 पोल भी हैं, और ऐसा भी मैग्नेट हमारे पास में हम लोग बना चुके हैं आर्टिफिशियली जिसके अंदर कोई पोल नहीं है। इसके बारे में स्टडी अपना आने वाले टाइम में कर रहे हैं, या आज ही के लेक्चर में अपने इसके बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं, बट ये सब बातें आगे की हैं। फिलहाल आप तो ये सुनो जी, साइंटिस्ट पियरे डी मैरिकोट ने कहा कि जहां लोहे का बुरादा सबसे ज़्यादा चिपक रहा है
वो है साहब इस मैग्नेट के पोल्स। यानी पोल्स वो पॉइंट है किसी मैग्नेट के अंदर जहां मैक्सिमम लोहे के डस्ट को अट्रैक्ट करने की पावर है, ये पोल्स कहलाते हैं साहब, ये पोल। अच्छा एक और बात, ये जो पोल थे, ये पोल इस बार मैग्नेट के ठीक एंड्स पे नहीं होते हैं, बल्कि एंड के थोड़ा सा अंदर सरके हुए होते हैं, ठीक है। और लोहे के बुरादों को यहां सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यहां लिया जाएगा, और इन दोनों पोल्स को ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये कहलाती है इस बार मैग्नेट की एक्सिस। यानी सिंपल सी बात, किसी भी मैग्नेट के दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो कहलाएगी उसकी मैग्नेटिक एक्सिस। अब जब मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में पढ़ लिया तो एक और चीज पढ़ लो, बहुत काम आएगी। सपोज करो कि साहब ये एक बार मैग्नेट है और इसका ये एस पोल है, इसका ये एन पोल है। तो इसके एस और एन पोल को ये ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी ये कहलाएगी मैग्नेटिक एक्सिस। अगर इसको बार मैग्नेट में मान लूं और इसको मैं ऐसे फ्री छोड़ दूं, यहां पर यहां से फ्रीली इसको हैंग कर लूं, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो ये कहां जाके रुकेगा दोस्त? जैसे इस मकान का, इस रूम का ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये यूं रुकेगा। अब हमने इसको फ्री छोड़ दिया। अब एक वर्टिकल प्लेन बनाएं आप, ये वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन बनाएं, द प्लेन, ठीक है, विच इज पासिस फ्रॉम दैट एक्सिस। यानी ऐसा प्लेन जो इसकी इस एक्सिस से पार हो रहा हो, वर्टिकल प्लेन विच इज पासिस थ्रू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये बड़ा काम का बात आपके लिए। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि साहब ये मेरे पास में मैग्नेट था और ये मैग्नेट की एक्सिस है, ये अपना एस पोल है, ये अपना एन पोल है, तो एक वर्टिकल प्लेन जो कि इस एक्सिस से पार होता हो, ये कहलाएगा इसका मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको हम लोग बोलेंगे एमएम के नाम से, ठीक है, क्योंकि आगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी आएगा और ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई खास रिलेशन निकला करेंगे। तो हम लोग इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि साहब ये है हमारे पास एक मैग्नेटिक मेरिडियन और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एमएम सिंबल से, ठीक है सर। अब मैग्नेट के बारे में कुछ और खास बातें हैं। सबसे पहली बात, दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इसकी एक्सिस कहलाएगी। अट्रैक्शन की पावर सबसे ज़्यादा जो होती है वो पोल्स पे होती है। हमेशा ये लोहे या लोहे से बनी हुई चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की नेचर रखता है। और इसको अगर इसके सेंटर ऑफ मास से हैंग किया जाए, रोटेट होने के लिए फ्री छोड़ दिया जाए, तो ये हमेशा साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में जाके रुकेगा। और दोनों पोल्स जो होते हैं वो उनके बीच की ये जो लेंथ है, इस लेंथ को दोस्त हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। एक पोल इसमें एस कहलाता है, एक पोल इसमें एन कहलाता है। दोनों पोल्स के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट। यानी इस बार मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। या अगर मैं बात करूं, ये एक मेरे पास में यू शेप का एक मैग्नेट है, इसकी रेडियस आर ली गई है, यहाँ इसका पोल एस है और यहाँ इसका पोल एन है। अब आप बात को सुने, इसके एस पोल और एन पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2r। ये कहलाएगी इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मैग्नेट। यानी मैग्नेट के जो दो पोल्स होते हैं एस और एन, उन पोल्स के बीच की डिस्टेंस को ही बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ एनी मैग्नेट। जबकि इसकी एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट मैग्नेट जो है वो है आपके पास पाई आर। मतलब इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है कितनी, पाई आर, बट इफेक्टिव लेंथ इज ट्वाइस ऑफ आर। ये अंतर क्यों पड़ गया? ये अंतर इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमने एक वर्ड बना दिया कि दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मैग्नेट। बट अब आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी सूचना है, ज्योमेट्रिकल लेंथ इस बार मैग्नेट की अगर आप देखोगे तो दिस इज कैपिटल ऑफ एल है। बट आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये जो पोल्स होते हैं ये ठीक एंड पे नहीं होकर
थोड़ा सा पास होते हैं। इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट जो होती है वो उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होती है। अब आपके मन में होगा कि कितना कम होती है, तो आइए सब देखते हैं कितना कम होती है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट को हम लोग 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2L जो होती है वो होती है 5/6 ऑफ L। मतलब हम लोग इसको 12 बोलेंगे, कुछ लोग इसको A से भी बोल देते हैं पूरी इस डिस्टेंस को, बट वो उनके अपने अपने सिंबल से अपने अपने तरीके हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसलिए बना दिया साहब कि हम ये कहेंगे कि एक छोटे बार मैग्नेट या एक बड़े बार मैग्नेट के अंदर S पोल और N पोल के बीच की इफेक्टिव लेंथ को हम लोग बोलते हैं 12। अब हमने 12 बोल दिया, और 12 जो होगी वो हमेशा उसकी जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, जो उसकी फिजिकल लेंथ अगर आप देखोगे इस मैग्नेट की, तो वो होती है आपकी कैपिटल ऑफ L। और कैपिटल ऑफ L और ट्वाइस ऑफ L में रिलेशन ये है, और आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ कि ट्वाइस ऑफ L की वैल्यू जो हो रही है वो इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम हो रही है। बट आप इस बात को ध्यान से ही रखेंगे। अब आज के बाद में हम लोग अगर मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, मैग्नेट की लेंथ के बारे में बात करेंगे, तो हमारा मतलब सिर्फ ट्वाइस ऑफ L से होगा, ठीक है। मतलब ट्वाइस ऑफ L का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो साहब अब अपने पास मैग्नेट के बारे में एक और चीज़ है जिसको हमें जानना चाहिए, और वो है पोल स्ट्रेंथ। अब ये पोल स्ट्रेंथ क्या भला है साहब? देखो, जितनी स्ट्रेंथ आपके S पोल की होगी एक बार मैग्नेट में या किसी भी मैग्नेट में, उतनी ही N पोल की होगी। और ये जो आपका बार मैग्नेट है, इसमें यहां ये S पोल है, ये N पोल है। ये बिल्कुल सिमिलर है इलेक्ट्रिक डाइपोल के। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो काम -Q और +Q करते हैं, सेम वही काम एक बार मैग्नेट में, एक मैग्नेट में S पोल और N पोल करते हैं। पोल स्ट्रेंथ वैसे तो डिपेंड करती है जिससे आपका मैग्नेट बना हुआ है उसका मटेरियल पर, उसकी मैग्नेटिक सैचुरेशन पर, और डिपेंड करती है इस मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन एरिया पर। बट हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक मैग्नेट को हमने फुली मैग्नेटाइज्ड करा हुआ है, मतलब जितनी उसको, किसी भी मैग्नेट को जब हम लोग मैग्नेटाइज करते हैं तो उसके अंदर एक सैचुरेशन होता है कि इससे आगे इस मैग्नेट को मैग्नेटाइज किया जाना पॉसिबल नहीं है। तो मान लेते हैं कि मेरा मैग्नेट जो है वो सैचुरेट मैग्नेटाइज वाली पोजीशन में पहुंच गया है। अब इस समय इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो M से लिखी जाती है, N पोल की, और S पोल की -M पोल से लिखी जाती है। अब ये होती क्या है भाई? देख, सीधी सी लैंग्वेज में पूछेगा तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी मैग्नेट की स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, वो बला है जिससे वो अदर मैग्नेट के पोल्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। मतलब एक ताकत से है इसका लेना देना, ठीक है। या अगर अपन लोग थ्योरेटिकली चलेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल में जितने नंबर ऑफ यूनिट नॉर्थ पोल समाये हुए हैं इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। यानी हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट नॉर्थ पोल विच इज प्रेजेंट इन अ नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। मतलब क्लियर हो गया होगा, जितना आपके नॉर्थ पोल में नंबर ऑफ यूनिट नॉर्थ पोल समाये हुए हैं उतने ही S पोल के अंदर नंबर ऑफ यूनिट S पोल समाये हुए हैं। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब वैसे तो मैंने कहा ना आपको कि हर मैग्नेट के अंदर ये उसके मैग्नेटिक मटेरियल पर डिपेंड करती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या जाने वाली है। बट एक बार अगर एक मैग्नेट सैचुरेशन में पहुंच गया है, मतलब उस मैग्नेट को इससे ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है, तो मेनली आपका पोल स्ट्रेंथ M इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ मैग्नेट कहलाएगा। यानी किसी भी मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m से जो लिखी जा रही है, वो स्मॉल m जो होता है वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, यानी m इज प्रोपोर्शनल टू a कहलाएगा। और बड़ी काम की बात है, आप ध्यान रखना, इस बात को भूल ना जाना कि इस m की जो यूनिट होती है ना दोस्त, इस पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर। मतलब इसकी यूनिट याद रखेंगे आप, यूनिट है दोस्त एम्पियर इंटू मीटर। मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन
देखो ये जो एम्पियर इंटू मीटर होती है ये हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में हम लोग बोलेंगे इसकी, क्योंकि फिजिक्स सेकंड जो है आपकी पूरी चलानी आपको एसआई यूनिट में ही है, तो वहाँ हम लोग इसकी यूनिट बोलेंगे एम्पियर इंटू मीटर। और ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल आपको इसको दिलो दिमाग में बसा लो कि पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो एम्पियर इंटू मीटर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी यूनिट्स है, बाकी जो यूनिट आने वाली है वो एम्पियर और मीटर का कॉम्बिनेशन में आने वाली है। इसलिए स्टार्ट हम लोग उसको यहीं से कर रहे हैं कि पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट तो ये होती है एम्पियर इंटू मीटर। लेकिन अगर आपको सोमरफील्ड वर्जन में चलते हैं, एक अलग अलग साइंटिस्ट आए हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताने के लिए, तो सोमरफील्ड जो वर्जन था, सोमरफील्ड वर्जन ने इसको यूज़ किया था कि एम की यूनिट एम्पियर इंटू मीटर रखी जाएगी, और ऐसा यूनिट भी इसकी यही है। लेकिन एक होती है कैनली, जो साइंटिस्ट था उसने इसकी यूनिट यूज़ करी है वेबर। बात को समझें, मतलब उसकी यूनिट है वेबर। और अगर अपन सीजीएस सिस्टम जाएंगे तो इसकी यूनिट होती है ईएमयू में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ली जाती है। बट हमें इन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, फिलहाल हमें लेना देना होना चाहिए सिर्फ सोमरफील्ड वर्जन से, या फिर हमें लेना देना चाहिए इसका ऐसा यूनिट। और ऐसा यूनिट आप इतना जानकर खुश हो जाओ कि इसकी यूनिट होने वाली है कौन सी, एम्पियर इंटू मीटर। और इसकी अगर डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन आएगी दोस्त m0 L1 T0 A1, यानी ये इसकी डायमेंशन है। तो डायमेंशन भी इसका आपको क्लियर होना चाहिए साहब, ये है, ठीक है। एस पोल को हम लोग माइनस ऑफ एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और एन पोल की जो स्ट्रेंथ है उसको प्लस ऑफ एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बिल्कुल इक्वल है, इसी की तरह ही माइनस ऑफ क्यू प्लस ऑफ क्यू। बोले सर इसके अंदर तो पास होना बहुत ज़रूरी था, यानी ये दोनों जो माइनस क्यू और प्लस क्यू थे वो पास होना जरूरी है। बट यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है, ये एस और एन पोल बहुत पास में भी हो सकते हैं, ये एस और एन पोल जो होते हैं बहुत दूर भी हो सकते हैं। और एक काम की बात, मैं अगर एक बार मैग्नेट को तोड़ता हूँ, एक बार मैग्नेट को अगर मैं कट करता हूँ और ऐसे कट करा मैंने ऐसे, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये एन पोल है और ये मेरा एस पोल है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कट कर दूँ और इसके एस और एन पोल को दूर कर दूँ, तो इसको इस तरह से मैंने कट किया यहाँ से। और एक यहाँ जब मैं देखता हूँ तो मैं चक्कर खा गया कि मैंने इसको दो पोल में डिवाइड कर दिया, इधर मैग्नेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये एन पोल ये रहा, इसके अपोजिट ये एस पोल हो गया, यहाँ ये ऑलरेडी एस पोल था, इसके अपोजिट ये एन पोल हो गया। और साथ ही साथ में एक काम की बात, ये जो मैग्नेट बना था इसके मैंने इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर इसको कट किया है, तो मैंने इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को छुआ नहीं है, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाला है। तो ये जो एक मैग्नेट था जिसमें मैं चाह रहा था कि इसके एस और एन पोल को मैं अलग कर दूं, मैंने इसके दो पार्ट किए, तो इसके दोनों पार्ट जो थे वो दो अलग अलग मैग्नेट बन गए। और आश्चर्यजनक रूप से उनकी स्ट्रेंथ, वो जो नए मैग्नेट बने उनकी स्ट्रेंथ भी इनिशियल जो आपका जो मैग्नेट था उसके बराबर है। मतलब अब मैं इसके एक बार और टुकड़े कर देता हूँ इस तरह से, इस तरह से, तो यहाँ पर भी एक नया मैग्नेट बन जाएगा। और ये जो नया मैग्नेट बनेगा ये एस, ये एन, यहाँ वाला जो बनेगा इसके अंदर ये एन और ये आपका एस। यानी एक मैग्नेट को अगर मैं उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बिना इफेक्ट डाले हुए अगर मैं उसको कट करता चला जाता हूँ, यानी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन्स कांस्टेंट रखे हैं आप, अगर ऐसा रख पाते हैं तो उस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर मैं इस चाहत में आगे बढ़ जाता हूं कि एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को मैं दूर करूंगा, मतलब इनको अलग अलग करूंगा, तो साहब मैं करते 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 एक मोलिक्यूलर वाली पोजीशन में पहुंच गया हूं। तो मोलिक्यूल वाली पोजीशन पे जब मैंने उसको देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मोलिक्यूल के अंदर भी वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करता था, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता था, और उसके अंदर भी एन और एस पोल थे। आश्चर्यजनक बात तो तब और हो जाती है जब मैं इस मैग्नेट को एटम में पहुंचा देता हूँ, और एटम में पहुंचाया तब भी वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, उसमें भी एन और एस पोल थे। और फिर मैं उसको एटम्स की बजाय मैं उसमें न्यूट्रॉन में पहुंच गया, प्रोटॉन में पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन में पहुंच गया, तब भी मुझे उसमें दो पोल मिलते हैं, एन और एस। यानी एक मैग्नेट को तोड़ते तोड़ते आप उसके एटम से पहुंच जाएं, आप उसके इलेक्ट्रॉन में पहुंच जाएं, आप उसके न्यूट्रॉन में पहुंच जाएं, आप उसके प्रोटॉन में पहुंच जाएं, तब भी आप उसके अंदर दो पोल मिलेंगे, एन और एस। और यहीं से इस बात की धारणा को बल मिलता है, ताकत मिलती है कि एक मैग्नेट अगर है तो उसमें हमेशा दो पोल होंगे, यानी एक अकेले पोल का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। यानी इस दुनिया में कुछ बातें जो असंभव है उसमें से एक बात ये भी असंभव है कि आप एन और एस दोनों पोल्स को किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते। मतलब एन और एस पोल में से किसी एक पोल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है। आज तक हम इस बात को नहीं ढूंढ पाए हैं कि एक अकेला मैग्नेट भी हो और उसे के अंदर एक अकेला पोल हो, यानी एक अकेले पोल वाले मैग्नेट का एग्जिस्टेंस इस अर्थ पर, इस यूनिवर्स में नहीं है। और इस बात की अंदर सबसे बड़ी बात है कि हमें यह पता भी नहीं है क्यों नहीं है, मतलब हम ये भी इसके कारण को नहीं जानते कि एक अकेला पोल क्यों नहीं हो सकता। ना तो हमारे पास एक पोल मिला हमें कभी, और हम इस रीजन को भी नहीं जानते हैं कि एक पोल क्यों नहीं हो सकता है। मतलब एन और एस पोल को अगर आप दूर करने की कोशिश करते हो
तो एन और एस पोल को कभी भी अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो वो मैग्नेट ही नहीं रहेगा। और अगर जब तक वो मैग्नेट है तो उसके अंदर दो पोल रहेंगे, भले ही तुम एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन किसी भी पोजीशन में पहुंच जाओ, वो अगर एटम है, वो अगर मैग्नेट है तो उसमें दो पोल होंगे एन और एस। यानी एन पोल ये कहता है कि मुझे एस पोल से, और एस पोल ये कहता है एन पोल को मुझे तुझसे दूर नहीं किया जा सकता, यानी एन और एस पोल को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जैसे अपन फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं ना कि भाई एक हीरो अपनी हीरोइन को कहता है, और हीरोइन के पिताजी को स्पेशली कहता है कि इससे मुझको, मतलब रमकुड़ी से मुझे अलग किया जाना असंभव है, मैं रमकुड़ी के बिना नहीं रह सकता। तो वो डायलॉग नए तरीके से बोल सकते हैं आप लोग कि जिस तरह से एन और एस पोल को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, सुन लो ससुर जी, मुझे भी इस रमकुड़ी से अलग नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से एन पोल नहीं रह सकता है एस पोल के बिना, और एस पोल नहीं रह सकता है एन पोल के बिना, ठीक उसी तरह से मैं भी नहीं रह सकता हूँ रमकुड़ी के बिना, रमकुड़ी नहीं रह सकती है मेरे बिना। मतलब ये बात है, आप डायलॉग मार सकते हो इस तरह से। आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आप उसको, बहुत लोग कोशिश करते हैं आपको अलग अलग करने की, है ना, और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, वो आपको कोशिश करते हैं कि भाई दूर करने की, पर आप अगर दूर नहीं होते हो तो आप ये डायलॉग चेप सकते हो वहाँ। ठीक है, बढ़िया डायलॉग है, फिट डायलॉग है, हिट डायलॉग है, बट पहले श्योर हो जाना कि आपको उससे वाकई दूर होना है या नहीं होना, वरना दुनिया हंसेगी तुम लोगों पर। तो बात को समझो कि एन और एस पोल को, अगर हम लोग पढ़ाई की बात करें, अपनी स्टडी की बात करें, तो एन और एस पोल को कभी भी और किसी भी परिस्थिति में दूर नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। यानी एक अकेले पोल का एग्जिस्टेंस दोस्त पॉसिबल नहीं है, यानी एक अकेला पोल नहीं हो सकता। ठीक है साहब, अब बात करते हैं कि पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ा। तो भाई देख, एक बात कर, यही चीज़ मैं आपको ऐसे बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट 5 स्टार की तरह मानी जा सकती है, ठीक है, चॉकलेट। अब इसको अगर हम लोग ऐसे कट करें, इस तरह से, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहे, यो एक पीस, एक और पीस, एक और पीस, ये इस तरह से अगर मैं इनको कट करता हूँ इस तरह से, तो हर एक बार मैग्नेट बनेगा, और हर एक की पोल स्ट्रेंथ जो रहेगी वो बिल्कुल फिक्स रहेगी। मतलब अगर एक 5 स्टार को आप जब खाते हैं, आप उसका जब बाइट लेते हैं ये, तो आप ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा वो आगे की बात है, बट फिलहाल हमने पढ़ा है पोल स्ट्रेंथ, तो कम से कम इसकी पोल स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जब ये बार बड़ी थी तब इसकी जो स्ट्रेंथ थी, पोल स्ट्रेंथ, तो वो ही इस छोटे से पीस की है, और इसको तोड़ दोगे इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर तब भी यही रहेगी। बट अगर हम लोग देखो, ये है अपने पास में किटकैट, इसको एक बार मैग्नेट मान लिया जाए, ठीक है, और बार मैग्नेट अगर इसको मानते हैं और इसको अगर हम लोग कट करते हैं, ठीक है, ये बार मैग्नेट की तरह। अब अगर आप इसको कट करोगे इस तरह से, ये तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इसका ए माना जाए तो ये हो गया a/4, तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो हो गई है m/4। इसकी कितनी है अभी भी, जो आपका पहले था उसकी, ये m/4, ये m/4, ये m/4, यानी इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो हो गई कितनी, m/4। अगर मैंने इसके 4 पीस करे हैं तो अब क्या होगा साहब, इसकी पोल स्ट्रेंथ अब क्या होगी, m ही रहेगी, m/4 रहेगी इसकी। किटकैट और 5 स्टार से आप समझ गए होंगे बात को, और अगर अभी भी नहीं समझो तो आप समझो। अगर सपोज करो कि मैं इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे इस बार मैग्नेट के एन कट कर देता हूं, तो हर एक पार्ट का जो भी छोटा छोटा पार्ट यहां आएगा वो अपने आप में एक बार मैग्नेट होगा, उसका ये वाला पोल एस होगा, ये वाला पोल एन होगा, बट इसकी स्ट्रेंथ अभी भी एम रहेगी। बट अगर सपोज करो इसको किटकैट की तरह कट किया जाए, तो आप अगर इसको ऐसे पीस करते हैं, ऐसे, और आपने सपोज करो इसके 4 पीसेस 5 पीसेस कर दिए, तो आपके हर एक पार्ट का ये जो छोटा सा पार्ट यहां निकला है, ये ले, यहां ये पोल n बनेगा, यहां वाला पोल s बनेगा, बट पोल स्ट्रेंथ जो हो जाएगी इसकी m/5 हो जाएगी अगर मैंने 5 टुकड़े करे हैं तो, ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ के अलोंग यहां इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के n पार्ट कर देता हूं, तो हर एक पार्ट का जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो m/n होगा, ठीक है। ये बात अपने को क्लियर कट
समझ में आ गई होगी। ठीक है साहब, अगली बात होती है हमारे पास बार मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल किसे कहते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते थे? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज अगर बहुत क्लोज एक दूसरे के पास रखे जाएं तो उसे हम कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक उसी तरह से एक होता है मैग्नेटिक डाइपोल। इसमें क्या होगा साहब, एक बार मैग्नेट हमारे पास होगी, उसमें एक एस पोल होगा, एक एन पोल होगा, और इस एस पोल और एन पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको कम होने की कोई शर्त नहीं है, और ये इसकी इजीएस्ट कंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्योंकि कोई अगर मैग्नेट है तो वहाँ एक सिंगल पोल नहीं होता है। मतलब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसा अपन ने किया था, एक सिंगल चार्ज का बिहेवियर देखा था, एक सिंगल चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोटेक्शन करता था, बट यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन होता ही डाइपोल है। तो सबसे पहले आएगा आपका डाइपोल। ये हुआ सब मैग्नेटिक डाइपोल। अब एक होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं? माइनस क्यू प्लस क्यू डिस्टेंस डी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात वापस करते हैं। पी से रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर क्वांटिटी बोला करते थे, और बोलते थे किसी भी एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और वेक्टर क्वांटिटी भी बोला करते थे। इसकी डायरेक्शन हम लोग बोलते थे नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक इसी तरह से जैसे यहाँ Q है, Q यहाँ खड़ा है किसके लिए? M के लिए। तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, इसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका वेक्टर क्वांटिटी होना बिल्कुल तय हो गया है। मैंने एरो का निशान लगा दिया ऊपर। ठीक है सर, यहां जैसे वहां एक चार्ज Q था, वहां यहां पर उसके बिल्कुल इक्वल, जैसे वहां चार्ज की स्ट्रेंथ, ठीक यहां पोल की स्ट्रेंथ M वहां थी, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, यहां दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस, तो डेफिनेटली ट्वाइस ऑफ L। डायरेक्शन वहां थी नेगेटिव से पॉजिटिव तक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहां होगा S पोल से N पोल तक, यानी डायरेक्शन जाएगी S टू N पोल। बिल्कुल सेम है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी थी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी थी। वहां चार्ज कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। यहां M पोल स्ट्रेंथ कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरह से वहां डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, उसी तरह से यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो S पोल से N पोल की तरफ जाएगी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए इसमें, यहां हम लेते हैं M पोल और आपका ये M स्ट्रेंथ और ये 2L का मतलब इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, आपको ये याद रखनी है। अब मैं एक बार मैग्नेट को लेता हूं और इसी को ले लिया सपोज करो कि साहब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मुझे कोई एक बार मैग्नेट दे रखी है, और बार मैग्नेट का मुझे कह रखा है कि इसका आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल के बताएं साहब। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो हम कहेंगे साहब M, कैपिटल M इज इक्वल टू, ये आपका हुआ इसकी पोल स्ट्रेंथ M, और दोनों पोल्स के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस जिसे हम लोग 2L कहते हैं। तो यहां से इसकी जो यूनिट बन गई वो बन गई एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बन गई M0 L2 T0 A1। अब आप ये जो M इंटू 2L है इसको आप हल्के में ना लें। ये 2L यहां इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हमें लेना देना है दोनों पोल्स के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस को। मान लो मेरे पास ये बार मैग्नेट था, इसको मैं इस तरह से लेता हूँ, ठीक है, ये अपना S पोल है, ये अपना N पोल है, और इसको जो टोटल इसकी जो लेंथ थी वो ट्वाइस ऑफ L, जिसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ ले रहे हैं वही मानेंगे अब आज के आगे। और मैं इसको यहाँ से ठीक मिड से 60 डिग्री के एंगल पे घुमा देता हूँ, बिल्कुल बीचों बीच से L, और ये भी L। अब अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आप ये बताएं साहब, ये इसका S पोल यहां पहुंच गया, इसका N पोल यहां पहुंच गया, दोनों पोल्स के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस में अब X मान लेता हूं। अब आपने सिर्फ इसको बेंड किया है बीच में से, आपने यहां पर कुछ भी नहीं किया है, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई बदलाव नहीं किया है, मतलब इस M पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है।
अब आपसे पूछा जाए कि साहब अगर इसको ऐसे बेंड कर दूं तो इस समय जो m था, तो इस समय क्या m रहेगा? आप कहेगा साहब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि बोले साहब इसका इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो रही है, यानी पहले जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था और अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होने वाला है, दोनों में अंतर ये जा रहा है कि अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कम हो रहा है। और वो कम क्यों हो रहा है? वो हो रहा है डिस्टेंस डिक्रीज हो गई दोनों पोल्स के बीच में, और वो हो गई m डैश इजकल टू, ये हो गया आपका m इंटू एक्स। अब ये x इफेक्टिव डिस्टेंस है, इस x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अगर आप इस x की वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो यहाँ से ये ले लें साहब, ये ले लें, ये ले लें। ये डिस्टेंस अगर आपके पास में l है, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास में, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको अगर एक ट्रायंगल बना दें तो ये जो एंगल है, ये एंगल भी अपनी 60 निकल जाएंगे, और ये लेंथ जो होगी वो अपनी l निकल जाएगी। यानी x इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त? l हो जाएगा। यानी m डैश इजकल टू हो जाएगा आपका m इंटू एल। अब ये m इंटू एल पुराने टाइम में कितना था? ये आपका m इंटू 12 था, यानी आपका जो m डैश है वो आपका अब m/2 हो चुका है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कम क्यों हो गया साहब? यहां पर मैंने दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस को कम होते हुए देखा, इसलिए कम हो गया। अगर मैं इसी को ही लेता और सेम को लेके अगर मैं ये कर देता कि इसको सेमी सर्कल में बेंड कर देता हूं, ये लो जी, ये सेमी सर्कल में बेंड कर दिया गया सर, यहां से लेके यहां तक के बीच में ये डिस्टेंस अब आपके पास में 12 थी, और इसको मैंने यहाँ अपना S पोल है और ये अपना N पोल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ साहब इस कंडीशन में इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो आपको ये सेमी सर्कल दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ चाहिएगी, ये डिस्टेंस चाहिएगी, और ये डिस्टेंस क्या होने वाली है? ये यहाँ से यहाँ तक R और ये R, यानी ये डिस्टेंस बनने वाली है अपनी 2R। मतलब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m डैश पुराने वाले का, जब वो पूरी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में था, रॉड की फॉर्म में था, बार की फॉर्म में था, तब आपका था m इंटू 2l। अब अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा आपका पोल स्ट्रेंथ m इंटू दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस। अब दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस दोस्त मेरे 2r है। अब r की वैल्यू तो पता ही नहीं है मुझे, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी पड़ेगी। अब आपने क्या किया था? ये था 2l लेंथ का, इसको आपने सेमी सर्कल में बेंड कर दिया था। मतलब आपका ये हो गया साहब, ये जो आपकी 2l लेंथ है इसको आप पाई r में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी आपका r रिजल्ट कितना हो गया? 2l अपॉन पाई हो गया। तो एक काम करो, इस r की वैल्यू को यहाँ ठोको तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल इस कंडीशन में m डैश क्या होने वाला है। तो आपका m डैश जो हुआ वो क्या हो गया साहब? ये m इंटू ये आपका 2, r की जगह मैंने वैल्यू रखी 2l अपॉन ऑफ पाई। अब यहाँ ये और ये अगर इसको देखेंगे हम लोग तो ये जो चीज़ आई है आपके पास है, इसको नहीं, इसको देखेंगे अगर आप लोग यहाँ से ये चीज़ अगर देखते हैं तो ये तो पुराना वाला m हो गया, यानी m डैश क्या हो गया दोस्त? m डैश हो गया अपना ट्वाइस ऑफ m अपॉन पाई, यानी फिर से मैग्नेटिक मोमेंटम कम हो गया। अब ये मैग्नेटिक मोमेंटम कम कैसे हो गया साहब? तो मैग्नेटिक मोमेंटम कम हो गया क्योंकि दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस जो थी वो कम हो गई। ये मैंने बताया आप पर इफेक्ट पड़ रहा है किस चीज़ पर? ये इफेक्ट पड़ रहा है पोल्स के बीच की डिस्टेंस का। और आपको ये जो m इंटू 12 दिया गया है इसको सिर्फ m इंटू 12 की तरह ना देखा जाए, आप इसको बेसिक एक फॉर्मूला बनाएं कि किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों पोल्स के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस, यानी अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस कितनी रह गई है दोनों के बीच में, वो आप फॉर्मूला बनाएं। m इंटू 12 की तरह देखना बंद कर दें, आप इसको देखना स्टार्ट करें कैसे? पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस। अब वट एवर भी वो डिस्टेंस वही रहती है या कम हो गई है, ज़्यादा हो गई, हम इस बात में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से एक और चीज़ देखो, आप देखिए साहब ये एक बार मैग्नेट है और आपसे पूछा जाए कि इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना रहने वाला है, तो आप कहेंगे साहब m इंटू 12 रहने वाला है। अब अगर मान लो मैं आपको ये कह दूँ, सोचो मैंने आपको ये कहा कि यार मैंने पता है क्या किया, मैंने इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे इसके 10 पार्ट कर दिए, फिर जो एक पार्ट आया, कोई एक पार्ट 10 पार्ट करने के बाद जो एक पार्ट था 10th वाला, मैंने उसको लेंथ के अलोंग विथ द लेंथ, अलोंग द लेंथ मैंने उसके 20 पार्ट कर दिए। अब मैं आपसे पूछूं वो जो छोटा सा ब्लॉक मेरे पास आया उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? हाँ साहब, अब क्या आएगा? आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? तो मैं आपको बता देता हूं कि आप यहां लिख दें m डैश और यहां आप m इंटू 2l ही लिखें, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया कि परपेंडिकुलर ऑफ द लेंथ यो 10 पार्ट कर दिए, मतलब आपने किसी एक पार्ट की जो लेंथ रख ली वो 2l/10, ठीक है। और अब अलोंग द लेंथ आपने कहा साहब मैंने इसके 20 पार्ट करे हैं, तो 20 पार्ट करे मतलब आपने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो एक ये वाला पीस बनता
ऐसे कोई पीस बनता, उसके आपने ऐसे 20 पार्ट और कर दिए, तो इसका मतलब इसकी पोल स्ट्रेंथ भी अब 20 टाइम्स कम हो जाएगी। तो आपका m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इनिशियली वाला, ये तो पूरा आपका कैपिटल ऑफ m हो गया, ये आपका m अपॉन ऑफ 200। इसी तरह से सॉल्व करें, आपको इजी रहेगा। मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट को आपने लिया और आपने बार मैग्नेट को, ठीक है, लेंथ के परपेंडिकुलर उसके एन पार्ट कर दिया और अलोंग द लेंथ भी आपने उसके एन पार्ट कर रखे हैं। अब मैं आपसे इसको पूछूंगी, अब जो एक छोटा सा पार्ट बचा उसका कितना मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप सीधा सा यूँ सॉल्व करेंगे, m डैश इक्वल टू ये m इंटू 2l, ये लिख लें। अब लेंथ के परपेंडिकुलर आपने कितने पार्ट करें, तो भले साहब आपने n पार्ट किए हैं, मतलब किसी पार्ट की लेंथ क्या हो गई, 2l/n हो गई। फिर आप क्या कर रहे हो, अलोंग द लेंथ जो एक पार्ट आया उसके भी आपने n पार्ट करेंगे, इसका मतलब इसकी पोल स्ट्रेंथ भी आप n टाइम्स कम कर रहे हो, मतलब ये लो जी। तो m डैश इज इक्वल टू ये हो गया आपका m इंटू 2l अपॉन ऑफ ये n स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका m अपॉन ऑफ n स्क्वायर, ये चीज़। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ मुझे कि मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट हो, ठीक है, और आप क्या करते हो साहब, उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर आप उसके 5 पार्ट कर देते हो और अलोंग द लेंथ उसके जो है वो 100 पार्ट कर देते हो, ठीक है। लेंथ के परपेंडिकुलर 5 पार्ट करे गए, फिर जो एक पार्ट आया, 5th पार्ट आया, उसके आपने अलोंग द लेंथ आपने 100 पार्ट कर दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ तो मुझे कि उसकी पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पता क्या करा, मैंने आपसे लेंथ के परपेंडिकुलर 5 पार्ट करे, फिर जो एक पार्ट आया उसकी लेंथ के अलोंग मैंने आपके उसके 100 पार्ट कर दिए, और मैंने आपसे मैग्नेटिक मोमेंटम नहीं पूछा, मैंने पूछ लिया पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, तो पोल स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा m/100 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने केवल क्रॉस सेक्शन एरिया जब बदलोगे तो ही पोल स्ट्रेंथ का फर्क पड़ेगा। लेंथ के परपेंडिकुलर जब आप कट करते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बदलते हो, तो इस m मतलब पोल स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और एक और आपके लिए काम की बात है कि इसकी यूनिट जो आपने देखी, इसकी यूनिट आपके पास में आ रही है कैपिटल ऑफ m की, वो आ रही है आपके एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट आ रही है सब एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कहीं कोई करंट नहीं है, कुछ नहीं है, बट इसकी यूनिट आ रही है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा होना चाहिए था। और आगे आने वाले टाइम में अपन अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ऑरेस्टेड ने कोई काम किया था, उसने किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करके ये मालूम कर लिया था कि सब मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया साहब कि कोई भी एक लूप लिया, उस लूप में हमने करंट फ्लो किया, और करंट जब हमने फ्लो किया तो हमें ये पता लगा कि साहब वो एक मैग्नेटिक तरह बिहेव करती है और उसका अपना खुद का भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इस फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो एम्पियर मतलब आई आना चाहिए, आर स्क्वायर मतलब जो आपके पास मीटर स्क्वायर आ रहा है, मतलब आपको एरिया का स्क्वायर वगैरह कुछ ऐसा आना चाहिए। तो होता क्या है दोस्त कि जब मैं किसी लूप में करंट फ्लो करता हूं, ठीक है, तो वो एक मैग्नेट की तरह, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ये अगले चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बट इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होता है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम m जो होता है वो होता है आई ए, आ जाइए आई ए मतलब I इज इक्वल टू आई ए मतलब उसका एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ इसका जो I बनता है, ये तो हो गई करंट, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। अगर इससे देखोगे तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर, इसकी हो गई मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इस तरह से काम होता है इसके अंदर। और अगर इस लूप में n टर्न हो तो आपका मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर NIA। ये आपको आगे आने वाले चैप्टर में क्लियर होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो इस चैप्टर में भी दे सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंटम तो यही है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम के कुछ क्वेश्चन आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। बट फिलहाल हम उन क्वेश्चन को छोड़ते चले जाएंगे अगले चैप्टर के लिए। और यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे केवल और केवल बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होता है, सिर्फ उसको। वो तो यूनिट यहाँ IA जो यूनिट थी उसके हिसाब से इसकी यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर बन रही थी, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इस यूनिट से क्या फॉर्मूला बन सकता था, ठीक है। देखिए साहब, मेरे पास ये एक आयरन रॉड है और इस आयरन रॉड की लेंथ L है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि इस रॉड की लेंथ बिना इसको गर्म किए हुए या बिना कोई और इफेक्ट डाले हुए मैं इसकी लेंथ को कैसे चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है, आप इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। जब आप इसको एक एक्सटर्नल पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ समय पहले इसकी जो लेंथ ये थी, अब इसकी लेंथ इंक्रीज हो चुकी है। ये ऐसा क्यों होता है आगे बढ़ने वाले हैं, बट ये याद रखना कि हम एक आयरन रॉड की लेंथ उसको एक एक्सटर्नल पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर
इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे एक चीज पूछी, आपके पास दो रॉड है, रॉड ए, रॉड बी, दो रॉड्स मैंने आपके पास दे रखी है। अब आपको ये इसमें से कंफर्म और श्योर समझाना है मुझे कि कौन सी रॉड तो इसमें से बार मैग्नेट है और कौन सी आयरन रॉड है। अब आप उसको कैसे समझाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इसमें से कौन सी है? तो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूं। इसका तरीका क्या है कि ये रॉड है अपने पास, ठीक है, और एक रॉड को ऐसे रख लें। इनमें से कौन सी रॉड किसको रिप्रेजेंट करती है? इसके ऊपर आप इस रॉड को ऐसे चलाएं, ऐसे। अगर इस रॉड पे लगने वाला अट्रैक्शन यहां, यहां, यहां और यहां पर और यहां पर और यहां पर सब जगह पर अट्रैक्शन सेम लग रहा है, तो ये तो आयरन रॉड है और ये मैग्नेट है। बट अगर आप इसको ऐसे लटका दें और एक रॉड ऐसे रख रखी है, ये फिक्स है, आप इसको बीचों बीच में रखें और फील करें कि किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं लगा है, इसका मतलब वो तो रॉड है आयरन वाली और ये है बार मैग्नेट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एस और एन और यहां मैग्नेटिक अट्रैक्शन की पावर जो होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। तो आपको कैसे पहचानना होता है, आप किस तरह से पहचानेंगे, उसका तरीका ये होता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे पहचान सकते हैं ये आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो सब मैं अब आपको एक बताता हूँ कि जैसे आपने कहा ना एक एन पोल होता है, एक एस पोल होता है, किसी भी मैग्नेट में उनको अलग नहीं किया जा सकता। बट मैं आपको एक ऐसा मैग्नेट बताता हूँ जिसमें पोल ही नहीं है, और वो होता है टोराइड। टोराइड एक ऐसा डिवाइस है जिसके बारे में अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जाता है वो ऐसे जाता है, या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे चलती हैं, यो इस तरह से, ये। अब ये मैं आपको आगे समझाऊंगा इसके अंदर कि होता क्या है, कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे चलती हैं। बट ये मान के चलना आप, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एन एंड से स्टार्ट होती हैं और एस की तरफ मूव करती हैं। अब यहां से ये स्टार्ट हो रही है, मतलब ये एन पोल है, जिसमें एंटर हो रही है ये एस पोल है, और इधर से ये निकल रही है तो ये भी एन पोल है, और ये इसमें एंटर हो रही है मतलब एस पोल है। मतलब यही वाला पॉइंट एन भी है, एस भी है, वो एन भी है, एस भी है, तो ये फाइनली हो जाता है एंडलेस। टोराइड को, एंडलेस सोलेनोइड को एक टोराइड कहते हैं, और ये पोल लेस होती है। मतलब अगर आपसे कोई आदमी पूछ ले कि क्या कभी आपने जिंदगी में ऐसा कोई मैग्नेट देखा जिसमें कोई पोल ही ना हो, तो आप बिल्कुल उसका आंसर देंगे यस सर, हमने ऐसा देखा। कहाँ देखा? तो एक होती है टोराइड, अगले चैप्टर में आ रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बेहतर तरीके से समझेंगे हम इस चीज़ को। और एक होती है एंडलेस सोलेनोइड। एंडलेस सोलेनोइड मतलब एक ऐसी सोलेनोइड जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो। पता है उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे होती है? ऐसे होती है, इसकी लेंथ के अलोंग। और जब भी कभी हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिएगा, वहाँ हम लोग सोलेनोइड को यूज़ करेंगे। और सोलेनोइड के अंदर भी कोई पोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक एंडलेस लेंथ की होती है। तो जब इसकी लेंथ ही इनफाइनाइट तक जा रही है, आप उसमें पोल कहाँ देखने बैठोगे? और इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो कुछ इस तरह से चलती हैं, तो ये भी होता है। इसी तरह से एक और मैग्नेट होता है, और उसके अंदर ट्रिपल पोल होते हैं। ट्रिपल पोल कौन कौन से होते हैं साहब? मान लो ये वाला पोल एस है, यहाँ वाला भी एस पोल है, यानी दोनों पोल ये सिमिलर पोल होते हैं एस, और इनके बीच में जो होता है यहाँ पर आपका पोल होता है एन। तो ये वाला होता है आपका कौन सा मैग्नेट? यहाँ ऐसा एक मैग्नेट है जिसमें आपके ट्रिपल पोल है। और एक और बात, अगर आप किसी मैग्नेट को देखोगे, और आज आपने उस मैग्नेट को देखा, 10 दिन बाद में देखा, 20 दिन बाद में देखा, 25 दिन बाद में देखा, तो पता है उस मैग्नेट के साथ में क्या होता है कि उस मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ, जो उसकी ताकत थी, वो लगातार कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि ये जो मैग्नेट के जो दोनों पोल्स होते हैं, एक एस पोल और ये एक एन पोल, इनको बर्बाद कर देने के लिए, इनकी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए किसी बाहरी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। इन दोनों में ही ऐसी नेचर होती है कि एक दूसरे का सत्यानाश करते रहते हैं। मतलब यहां से क्या होता है कि एन पोल यहां से अपना आक्रमण करता है एस पोल पे, ये यानी एन पोल ने सबको दिखाकर आक्रमण किया
कहाँ से कहाँ तक, एन से एस की तरफ। बट एस पोल जो था वो अंदर से अटैक मारता है एन पोल पे, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की तरह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज भी होती हैं। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज में सबसे महत्वपूर्ण अंतर, सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, बल्कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बनाती हैं। हाँ ठीक है, एक बात होगी आगे आएगी, और वो आएगी आपके पास है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स होती है वो क्लोज कर होती हैं, बट हम इंड्यूस्ड वाली बात पे अभी नहीं पहुंचे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, बट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होती हैं वो हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। और किसी भी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती है वो मैग्नेट के बाहर चलती है एन से एस की तरफ, और मैग्नेट के भीतर अंदर अंदर चलती है एस से एन की तरफ। देखो एक बार मैग्नेट अपन लोग यहां बनाते हैं, ऐसा यू शेप्ड का बना लेते हैं, चलो इसके बाद ऐसा कर लेते हैं यूं, और ये अपना एन पोल बना दिया, और यहाँ अपने बना दिया एस पोल, और यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज यूँ जाती है यूँ, और ये इसके अंदर अवई घूमती है, अवई 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 अवई, यहाँ से ये यहाँ यूँ जा रही है, और इसके अंदर ये ऐसे जा रही है। तो यहाँ एन ने भाला फेंक के मारा एस पे, और एस ने इधर से छर्रा फेंक दिया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल ऐसे करते हैं, ठीक है। मतलब एन और एस पोल में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि ये नेचर पाई जाती है कि एक दूसरे का सत्यानाश करते हैं। जैसे तेरा दोस्त तेरा सत्यानाश करता है, ठीक वैसे ही इनमें भी होता है। ये एक दूसरे को बिल्कुल ऐसा नहीं था किसी ने किसी को कम नुकसान पहुंचाया, दोनों बराबर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण दोनों मैग्नेट्स के जो दोनों पोल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ लगातार कम होती जाती है। हाँ, एक और तरीका है इसको कम करने का, आप इसको गर्म कर लो, हथौड़े से ठोक दो, यानी किसी भी मैग्नेट को जब हथौड़े से ठोकोगे दौड़ 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 दौड़, या फिर आपने अपने दोस्त से एक मैग्नेट लेके आए और आपको वो जो मैग्नेट है उसका ख़राब करके देना है, कुछ ना करो, आप उस मैग्नेट को धूप में रख दो, ठीक है, उसका मैग्नेट खराब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, उसको चूल्हे पे, गैस के चूल्हे पे आप उसको गर्म कर दो, तो गर्म करने से स्ट्रेंथ कम होती है, हथौड़े के पीटने से गर्म होती है, और टाइम के साथ में भी एजी की इफेक्ट इनमें भी होता है। मतलब जैसे हम लोग आएगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत लगातार कम होती जाती है। ठीक वैसे ही किसी भी मैग्नेट को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी टाइम के साथ में उसकी स्ट्रेंथ अपने आप कम होती जाती है। अब आप पूछोगे बोले साहब ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने कहा अपने आप, हमें बर्बाद करने के लिए औरों की जरूरत कहाँ थी, हम तो खुद ही काफ़ी हैं, ठीक है। तो एक मैग्नेट ये बात बोलता है कि साहब मैं अपनी स्ट्रेंथ को खुद अपने आप ही कम कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आप एक और चीज़ देखें इसके अंदर कि अगर इसको रोकना हो तो कैसे रोकोगे साहब, तो इसको रोकना है तो कैसे रोकोगे, उसका एक तरीका होता है, कोई भी मैग्नेट है उससे आपकी मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्सेज निकलती है इस तरह से यूँ। अब ये मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्सेज रुक जाए, इसके लिए पता हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आयरन के छोटे छोटे से ऐसे ब्लॉक लगा देते हैं, सॉफ्ट आयरन के। ये सॉफ्ट आयरन के जब ब्लॉक लगा दोगे ये, तो मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्सेज जो होती हैं वो यहाँ से नहीं जा सकती हैं। तो यहाँ हम लोग इसका जो एजिंग वाला इफेक्ट होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ कम होती है वो हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे, किसी भी मैग्नेट के एन और एस पोल के बीच में आप क्या लगा दें साहब, लोहे के ब्लॉक्स लगा दें, लोहे की रिंग लगा दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस मैग्नेट की जो वो एक दूसरे को लॉस करने वाली जो क्षमताएं थी उसको हम लोग कम कर लेते हैं। और ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये कहलाता है मैग्नेटिक कीपर्स। इसीलिए हमें जो बहुत महंगी महंगी वॉचेज़ होती हैं या आपके पास में और आपकी कोई ऐसी चीज़ें जो कि मैग्नेटिक फील्ड से उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो उससे ख़राब होने का डर होता है। जैसे आपकी हार्ड डिस्क हुई, आपकी डिस्क हुई, और आपकी डीवीडी हुई, आपकी फ्लॉपी हुई, है ना, ये सब चीज़ों में आपका जो डाटा है वो कैसे आता है और डाटे को कैसे अपन ख़राब कर सकते हैं, है ना। आपकी जो शादी के टाइम के वो जो पुराने टाइम में वो जो रिबिन वाला वो जो वीडियो कैसेट जो चलती थी उसको हम लोगों को कैसे ख़राब कर सकते हैं। तो ये ख़राब करने का तरीका होता है कि आप उसके ऊपर एक मैग्नेट घुमा दो ऐसे ऐसे, ठीक है। आप उसके ऊपर जो मैग्नेट घुमाओगे तो वो क्या करेगा, किसकी वजह से वो ख़राब होगा, बट वहाँ का डाटा वो करप्ट कर देगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिससे हम लोग किसी की पेन ड्राइव ख़राब कर सकते हैं, किसी की पेन ड्राइव को हम लोग जो है वो बिल्कुल बिना उसको छुए बिना उसको उड़ा सकते हैं। उसको एक पावरफुल मैग्नेट के पास में रख दो, उसका सारा डाटा करप्ट हो जाएगा। मतलब समझे आप मेरी बात को, वो कैसे होगा, किस तरह से होता है और डाटा कैसे उसके अंदर आता है, ये सब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट थोड़ा वेट करो, थोड़ा आगे आएगी ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ एन और एस पोल के बीच में ये वाली बात होगी। अब इसी के अंदर एक दो काम की बातें बताता हूँ मैं आपको कि क्या होता है अगर मेरे पास सुपर कंडक्टर हो तो, और क्या होता है अगर मेरे पास एक लोहे का कोई सॉफ्ट आयरन की अगर मैंने रिंग बना रखी है तो। देखिए साहब, ये हमारी मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, इस तरह से चल रही हैं, मान लो, और ये आगे भी जा रही हैं इस तरह से। अब अगर सपोज करो कि मैं एक रिंग रख देता हूं इसके पास में, यहां मैंने एक रिंग रख दी, ये रिंग, तो रिंग रखते ही ये मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्सेस जो आपकी इस तरह से चल रही थी, ये चल रही थी, रिंग रखते ही ये पोजीशन बन जाएगी।
यानी इसके अंदर बी जीरो हो जाएगा। तो किसी चीज़ को अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है तो आप इस तरह के बॉक्स में उसको बंद कर दें, तो वो सारी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो यहाँ से इसको पार करके जा सकती थी वो अब उसमें से जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कोई सुपर कंडक्टर हो, मान लो ये एक डिस्क जो सुपर कंडक्टर है, अब इसके पास में यहाँ आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज आ रही थी इस तरह से, और ये तय है साहब ये इसके अंदर घुसती, बट आप ये देखोगे कि ये सारी, अगर ये सुपर कंडक्टर है तो एक भी लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से पार नहीं हो सकती, और इसके अंदर B इजकल टू 0 रहेगा और इसके अंदर भी B इजकल टू 0 रहेगा। मतलब सुपर कंडक्टर के अंदर से कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पार नहीं हो सकती, और लोहे के रिंग में से ये कंडीशन होगी। ये चीज़ आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। और एक बात, एक होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन कैसा होता है? बिल्कुल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन का जैसा है। अगर मैं यहाँ से, आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है कि एक मैग्नेट के पास में जब एक रॉड रखी जाती है किसी की आयरन की, तो क्या होता है, वो कैसे उसको अट्रैक्ट कर पाता है? तो सुने साहब, ये एक मेरे पास बार मैग्नेट है, और जैसे ही मैं इस बार मैग्नेट के पास में एक आयरन रॉड ला के रखूँगा, आयरन रॉड ला के रखूँगा, तो होगा क्या कि यहाँ पर इस एन पोल के पास में इस आयरन रॉड को लाते ही यहाँ इस पर पोल बनेगा कौन सा वाला? एस पोल। यानी ये खुद भी एक मैग्नेट बन जाती है, और इसमें यहाँ पोल बनेगा कौन सा वाला? एन पोल। और ये एस और एन पोल में क्या होगा साहब? इनमें होगा अट्रैक्शन, इसलिए ये यहाँ से अट्रैक्ट होती है। यानी हमेशा पोल बनता है कौन सा? जैसे अपने पॉजिटिव चार्ज लेके आए थे तो चार्ज इंड्यूस कौन सा होता है? नेगेटिव। और अगर अपने पास चीज़ कौन सी थी? कंडक्टर थी, कंडक्टर कोई बॉडी थी, जब इसको पास में आ रहे हैं वो कंडक्टर बॉडी है, तो कंडक्टर बॉडी में चार्ज कितना इंड्यूस होता था? जितना यहाँ पर, अगर यहाँ 15 कूलम है तो वहाँ -15 कूलम इंड्यूस होगा। ठीक ऐसा ही होता है आयरन रॉड के साथ में। अब आपने एक बचपन में एक काम देखा होगा कि आपके पास एक मैग्नेट होता था, ठीक है, और बहुत सारी आल्पिन्स आप ले आए। अब एक आल्पिन आप यहाँ लेके आए, इससे चिपक गई, फिर दूसरी उसकी चिपक गई, तीसरी उसकी चिपक गई, आपने ऐसे एक मतलब बिल्कुल एक रेल बना दी थी उनकी। अब वो रेल कैसे बनती है वो सुनिएगा। ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, और ये इसका पोल है एस, और ये यहाँ इसका पोल है एन। अब मैंने क्या किया साहब? एक पिन लेके आया, आल्पिन लेके आया, आल्पिन को मैंने यहाँ लगा दिया साहब। ये लो जी, ये रही मेरी आल्पिन, और ये मेरी आल्पिन में ये। अब एक आल्पिन लगाई तो यहाँ क्या हुआ भाई? यहाँ ये पोल बन गया, इसमें जनरेट हुआ, इस आल्पिन में जनरेट हुआ एस पोल, और यहाँ बना एन पोल। ये बात हुई साहब। अब एक और पिन लेके आए आप पास में, जब एक और पिन पास में लेके आओगे तो ये एक और पिन आ गई साहब। अब इस वाले पिन में ये वाला पोल बन गया एस, ये वाला बन गया एन। एक और लेके आओगे यहाँ, चलो ऐसे लटका देते हैं इस बार, तो ये वाला पोल बन गया इसमें कौन सा वाला? एस, ये बन गया एन। चलो एक काम करते हैं, तुम सोच रहे हो मतलब ये जो ऊपर वाला जो इसका हिस्सा होता है वहाँ हमेशा एन बनता होगा। नहीं नहीं, उल्टा कर देते हैं। यहाँ मैंने ये नुकीला हिस्सा लगा दिया, एक और आल्पिन लगा दी मैंने यहाँ पर, तो ये जो हिस्सा है यहाँ बनेगा एस और यहाँ बनेगा एन। यानी कहने का मतलब आपको कैसे होता है। अब अगर इसको हटा दिया जाए तो ये सब अलग अलग हो जाएंगी, गिर जाएंगी, क्योंकि ये इनके इंडक्शन के कारण है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि दो बार मैग्नेट हैं, ठीक है, और वो जो बार मैग्नेट हैं उसमें से एक जो है आपका एन पोल और दूसरे के एन पोल को अगर हम पास पास में रखें तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि वो अभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? मतलब दोनों के एन पोल एक दूसरे के आमने सामने रखे गए हैं, क्या वो अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? फिलहाल आपका आंसर होगा नहीं, नहीं कर सकते। बट एक हद तक ऐसा करना पॉसिबल भी है। और कैसे पॉसिबल है? कि ये एक मेरे पास बहुत बहुत पावरफुल बार मैग्नेट है, मतलब अच्छी खासी ताकत वाली, इसकी स्ट्रेंथ बहुत प्यारी है, ठीक है, और इसके पास मैंने एक वीक बार मैग्नेट ला के रख दिया, और उसका ये वाला पोल एन था, ये वाला पोल एस था। अब आप कहोगे साहब ये तो नेचुरली एक दूसरे को रिपेल करनी चाहिए। बिल्कुल साहब, एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, बट अगर इसका इस पे इंडक्शन का इफेक्ट देखा जाएगा तो यहाँ इसके इंडक्शन का यहाँ पोल पैदा होगा एस और यहाँ पैदा होगा एन। वो इस वाले मैग्नेट को खत्म करके अपना एस एन बना देंगे और इनके बीच में अब अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो आप ऐसा हमेशा नहीं कह सकते हैं कि दो ऐसे बार मैग्नेट जिनके सेम पोल एक दूसरे के पास में ला के रखें और वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल ही करेंगे। कोई जरूरी नहीं है वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल ही करें, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और कैसे अट्रैक्ट करेंगे वो कंडीशन ये है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक मैग्नेट की स्ट्रेंथ दूसरे मैग्नेट से काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। देखिए साहब, आपने एक चीज़ देखी कि जो आपके एन और एन पोल होते हैं और एस जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को, एन पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एस पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एस एन एक दूसरे को अटैक करेंगे। अब मुझे एक चीज़ मालूम करनी है कि कोई दूसरी चीज़ बार मैग्नेट है या नहीं है, मैग्नेट है या नहीं है, तो मैं उसको केवल एक ही तरीके से चेक कर सकता हूँ, रिपल्सन वाले तरीके से। रिपल्सन जो है वो आपका कंफर्म, आपका श्योर आपका एक एग्जामिन होगा जिसके जरिए आप बता सकते हो कि पॉलरिटी है या नहीं है। तो पॉलरिटी को चेक करने के लिए कौन सा तरीका होगा? रिपल्सन का। अट्रैक्शन तो आपका लोहे की रॉड में और बार मैग्नेट भी हो सकता है। तो अगर दो पोल हैं और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सन अगर आप देखते हो तो आप कह सकते हो कि दूसरी भी बॉडी जो है वो मैग्नेट है। तो रिपल्सन इज श्योर,
एनालिसिस ऑफ अ पोलरिटी, मतलब हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि पोलरिटी का एक श्योर एनालिसिस बताएं, कंफर्म एनालिसिस बताएं, तो वो कहेगा कौन सी वाली चीज़, रिपल्सन। तो यहाँ थी सब अपने पास में कुछ छोटी मोटी इसकी बातें, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए थी वो थी आपके पास बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंटम। और अगर मैं एक बार मैग्नेट ऐसे बना दूँ आपके पास से, ये लो जी, ये मैंने बना दिया, यहाँ एक बना दिया एस पोल और यहाँ बना दिया मैंने एक एन पोल, ये बना दिया सब, और एक और बार मैग्नेट मैंने यहाँ रख दिया, और ये लो साहब, ये मैंने यहाँ बना दिया, और ये मेरा एस पोल है और ये मेरा एन पोल है। अब मैं आपसे पूछूँ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंटम m1 था, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम m2 था, इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी डायरेक्शन ये है। अब इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनका इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा था? इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला वही चला आएगा जो बचपन से चला आया है, और वो ये रहा आपका m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m1 m2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी साहब? ये आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम हो गया, ये m डैश हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ से एंगल अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो टेन ऑफ अल्फा रिजल्ट हो जाएगा आपका m2 साइन ऑफ थीटा अपॉन ऑफ m1 प्लस का m2 कॉस ऑफ थीटा। मतलब ये सब बातें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत डिटेल में कर चुके हो, तो यहाँ हम लोग केवल इसकी फाइनल बात करेंगे। या अगर दो मैग्नेट हो, बार मैग्नेट हो, वो थीटा एंगल पे रखे गए हैं, और उनमें से अगर मैं पूछूं कि इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम ये होगा। और आपसे अगर पूछा जाता है कि इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन टेन ऑफ अल्फा से निकालते हैं, दूसरे का साइन थीटा अपन पहला प्लस दूसरे का कॉस ऑफ थीटा। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। और दो बार मैग्नेट अगर मैं ऐसे रख दूँ, एक को मैं ऐसे रख दूँ, ऐसे, ये इसका एस और ये इसका एन, और दूसरे को मैं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे रख दूं, और ये इसका एस और ये इसका एन, और दे दूं आपको कि दोनों जो बार मैग्नेट हैं, दोनों जो बार मैग्नेट होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंटम सेम है। अब आपसे मैं अगर पूछ लूं कि इनका रिजल्टेंट बार मैग्नेट, रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंटम वो कितना होगा, तो दोस्त इसका m होगा और इसका भी m होगा। रिजल्टेंट ये हो जाएगा जो कि √2 ऑफ m होगा। और इसी फॉर्मूले से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि टेन ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना होगा, तो m2 साइन थीटा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यानी आपका जाएगा m2 साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, और अपॉन ऑफ m1 प्लस का m2 कॉस ऑफ 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी आपके पास टेन ऑफ अल्फा इक्वल हो गया ये, यानी डायरेक्शन हो गई अल्फा इक्वल टू आपकी हो गई टेन ऑफ इनवर्स 1 m2 अपॉन ऑफ m1। समझ में आ रही होगी बात, और इस सब बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके हमने बहुत बड़ा एहसान किया है दुनिया पर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया, मतलब बहुत कुछ कर चुके हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें आगे आने वाले लेक्चर में, जो वहाँ हम लोग पहुँचे थे मुश्किल से 10 से 15 लेक्चर पूरा करके हम लोग पहुँचे थे कहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे, और यहाँ हम पहले ही दिन पहुँच गए हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे। तो अपन अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाएगा, इसके यूनिट्स के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में, वो देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर के अंदर। ये जो अपना चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें बहुत काम आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर है वो फिजिक्स 12th क्लास की जो फिजिक्स होती है उसका बैकबोन कहलाता है, और उसकी बहुत सारी मदद हमारे को इस चैप्टर में मिलेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत मददगार था ग्रेविटेशनल चैप्टर के साथ में भी, और वो बहुत मदद करेगा यहाँ पर भी। और या अगर आप ध्यान दोगे एक बात पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में जब हम लोग थे, तो वहाँ हमें जब हम पहुँचे थे कहाँ पर, डाइपोल पे था, हमें काफ़ी टाइम लगा था, काफ़ी लेक्चर्स लेने पड़े थे उसके लिए। लेकिन आज अगर देखोगे तो हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल में पहले ही दिन पर खड़े हैं, और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पे। और यहाँ क्या, वहाँ कुलाम्स लॉ लगता था, बोले सर दो चार्ज के बीच में, तो क्या यहाँ कुलाम्स लॉ भी लगता है जो कि स्क्वायर यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा? तो बिल्कुल साहब, वहाँ जैसा लगता था बिल्कुल यहाँ पे भी लगता था। तो क्या होता है आपका स्क्वायर इनवर्स लॉ यहाँ पर, और उन चीज़ों से हम लोग क्या सिमिलरिटी रखते हैं? तो इसके लिए आप स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डाइपोल इंटरेक्शन वाला टॉपिक और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक आप पढ़ के रखें, तो आपको यहाँ पर समझने में बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत आसानी से आप इन बातों को समझोगे। मैं काफ़ी तेज इसको पढ़ाने वाला हूँ, तो आप सावधान रहें, तैयार रहें और सतर्क रहें, और इसके लिए आप तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।